अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आदि मध्यांतहीनाय तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। यदन्तस्थमिदं विश्वम् भाति गोलनिभं तथा। ओम शांति शांति शांति। आर्यभद्र पुरुषों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, व्याकरण जो महाभाष्य है उसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो जयश्च। ब्राह्मण को, विद्वान को बिना कारण ही जो है, निष्कारण ही 6 अंग और वेद पढ़ना चाहिए। और वह 6 अंग और वेद क्या है? इसमें मुंडकोपनिषद जो है उसका जो प्रथम खंड है, उसका जो 5वां मंत्र है, श्लोक है, उसमें बता रहे हैं ऋषि, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। 2 तरीके की विद्या होती है, एक परा विद्या और दूसरा अपरा विद्या। उसमें से ऋषि गिनाते हैं कि अपरा विद्या क्या है, तो बता रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये अपरा विद्या है। ऐसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये भी अपरा विद्या है। तो इसमें ज्योतिष की चर्चा आई है। ज्योतिष जो है एक वेदांग है, वेद का अंग है। और वेदांग का अभिप्राय यह होता है, वेदांग जो है उसका मतलब है जो वेद के प्रत्येक मंत्र के अर्थ ज्ञान में उपयोगी हो, वह वेदांग कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ग्रामर को देख लीजिए, आप कोई भी वेद मंत्र उठाएंगे, उसमें ग्रामर के बिना वह वेद मंत्र का अर्थ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही नृत्य को आप देखेंगे, वो निर्वचन शास्त्र है, तो वेद मंत्र का निर्वचन करना, एक एक शब्दों का निर्वचन करना आवश्यक होता है। कहने का अभिप्राय है कि वेदांग वह है जो वेद मंत्र के, प्रत्येक वेद मंत्र के अर्थ में उपयोगी हो। इसका अभिप्राय यह होता है कि ज्योतिष भी वेद का अंग है और इसका भी वेद के प्रत्येक मंत्र के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहां पर वर्तमान जो ज्योतिष है, क्या यह वेद के प्रत्येक मंत्र के साथ जुड़ता है? यह विचारणीय विषय है। परंतु हमारे महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन हमें करना चाहिए। 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत आदि का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें बीज गणित आ जाता है, अंक गणित आ जाता है, भूगोल आ जाता है, खगोल आ जाता है, भूगर्भ आ जाता है।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम ज्योतिष की यदि परिभाषा करने जाएं अकॉर्डिंग टू महर्षि आनंद जी, तो ज्योतिष की परिभाषा होगी द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ शास्त्रार्थ अंडर विच प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज, comets, environment, crops, geology, astronomy, geography, algebra, arithmetic, etc. are studied by us is called ज्योतिष। उसको हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शब्द को यदि देखते हैं तो ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिषी अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति ज्योतिषः, ज्योतिषम अर्थात ज्योतिषमान जो भी पदार्थ है प्रकृति से लेकर के ये जो पूरा ब्रह्मांड है, प्रकृति से लेकर के ब्रह्मांड को ध्यान में रख करके जब अध्ययन किया जाता है तो उसका नाम ज्योतिष होता है। ज्योतिष को हम 3 भाग में बांट सकते हैं वर्तमान समय में। एक का नाम है सिद्धांत ज्योतिष, दूसरे का नाम है संहिता ज्योतिष, तंत्र ज्योतिष, और तीसरे का नाम है करण ज्योतिष, फलित ज्योतिष। वर्तमान समय में हम ज्योतिष को 3 भाग में बांट सकते हैं। वैसे मूलतः जो है सिद्धांत ज्योतिष है और संहिता ज्योतिष है, और वर्तमान समय में जो एस्ट्रोलॉजी है उसका भी जो बेस है वह सिद्धांत ज्योतिष ही है, तंत्र ज्योतिष ही है, संहिता ज्योतिष ही है। इसके बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। वर्तमान में जिसको ज्योतिष कहा जाता है, हमने जितना ज्योतिष का अध्ययन किया है और अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि जिसको हम ज्योतिष नाम से लोक व्यवहार में जानते हैं, जब ही ज्योतिष शब्द आता है तो मस्तिष्क में आ जाता है कि वो जो है उसका जो है जन्म है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा, केतु, यही मस्तिष्क में आ जाता है। जबकि महर्षि आनंद जी हमारे जो ज्योतिष के संबंध में जो कहते हैं उससे अत्यंत विपरीत है, भिन्न है। तो ज्योतिष को जैसे आप सिद्धांत ज्योतिष यदि आप कहते हैं तो सिद्धांत ज्योतिष क्या है? सिद्धांत ज्योतिष में पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन है, और उस पूरे ब्रह्मांड का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ एक नियम बनाए हैं इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप सभी, आप अपने मन में विचार कीजिए कि आपका जो चेहरा जो है नॉर्थ साइड में है, आपका फेस जो है नॉर्थ साइड में है, और नॉर्थ साइड में आप जो है ध्रुव तारा को देख रहे हैं। ऐसा आप अनुभव कीजिए, ऐसा विचार कीजिए कि आपका फेस जो है नॉर्थ साइड में है
और आप जो है ध्रुव तारा को देख रहे हैं और उस ध्रुव तारा से आप रेखा खींचिए, ध्रुव तारा से आप सीधे अपने सिर के ऊपर से एक रेखा खींचिए और 90 डिग्री पर ले जाइए। ध्रुव तारा से 90 डिग्री पर ले जाइए और 90 डिग्री पर जाकर के फिर आपको जो पूरब से पश्चिम अर्थात ईस्ट टू वेस्ट जो एक आप सर्कल बनाते हैं, ध्रुव तारा से 90 डिग्री पर एक जो आप सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल का नाम होता है नाड़ी वृत्त। उस सर्कल का नाम होता है विषुवत वृत्त। उस सर्कल का नाम होता है इक्वेटर। जो पूरा एक सर्कल जो करेंगे, पूरा बनाएंगे, उसको कहते हैं नाड़ी वृत्त, विषुवत वृत्त। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि पूरे ब्रह्मांड को आधे भाग में वो बांट देता है। जैसे एक बॉल है, बॉल को आप आधे भाग में बांटते हैं, ऐसे ही जब आप ध्रुव तारा से 90 डिग्री के ऊपर जाकर के एक पूरा सर्कल बनाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का सर्कल बन जाता है और पूरा ब्रह्मांड को आधे आधे भाग में बांट दिया जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल में, नॉर्थ और साउथ में। इसी तरीके से इस सिद्धांत ज्योतिष का आप एक खाका मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही जब आप ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा जहां पर है वहां से 24 डिग्री ऊपर चले जाइए और 24 डिग्री ऊपर जाकर के वहां से आप फिर 90 डिग्री फिर आप जाएंगे दक्षिण की ओर और वहां से आप एक जो सर्कल बनाएंगे, जिस सर्कल का नाम होता है क्रांति वृत्त, जिस पर सूर्य चल रहा होता है, अर्थात जिस मार्ग पर पृथ्वी चल रही होती है, सूर्य के चारों ओर गति कर रही होती है, वो समझिए। या हम यहां पर पृथ्वी पर बैठे हुए हमें दिखता है कि सूर्य चल रहा है, तो सूर्य जिस मार्ग पर चल रहा है उसको मापने के लिए वह ध्रुव तारा से 24 अंश ऊपर 24 डिग्री अप दक्षिण की ओर और वहां से फिर आप 90 डिग्री पर करते हैं तो वह क्रांति वृत्त कहलाता है और उसी क्रांति वृत्त के ऊपर सूर्य चल रहा होता है। उसी को 12 भाग में बांट देते हैं जो राशि नाम से जाना जाता है। पूरे जो ब्रह्मांड है 360 का सर्कल होता है, कोई भी सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो उसी को 12 भाग में बांट देते हैं, उसी को 28 भाग में बांट देते हैं। जैसे कि हम जब गाड़ी से जब चलते हैं तो आपको माइल्स होता है, किलोमीटर होता है, ऐसे ही जो नक्षत्र है, ये जो राशि है, ये सब एक माइल्स का काम करता है, ये किलोमीटर का कार्य करता है कि सूर्य कहां पर चला गया, किस स्थिति में है, किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, इस तरीके का कार्य होता है। आप जहां पर बैठे हुए हैं, अब वहां से यदि आप अपने सिर के ऊपर से आप सीधे आप आकाश में एक मानो कि आप एक रस्सी खींच देते हैं, सूत्र खींच देते हैं, तो उसको कहते हैं ख मध्य। और उस ख मध्य से फिर 90 डिग्री पर आप यदि आप चारों तरफ यदि आप एक सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल का नाम हो जाता है हॉरिजन अर्थात क्षितिज वृत्त हो जाता है। तो इस तरीके से ऋषियों ने सिद्धांत ज्योतिष में अलग अलग तरीके का सर्कल बनाया है और उस सर्कल के अंतर्गत में कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, किस स्थिति में है, इस सब की चर्चा उन्होंने किया है। तो सिद्धांत ज्योतिष में इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी का, एक खगोल का अध्ययन किया जाता है। और वही जब संहिता ज्योतिष में जब जाते हैं तो वह भूगर्भ इत्यादि के संबंध में
खगोल का भी होता है, पर तो भूगर्भ में भी कहाँ पर माइंस हैं, कहाँ पर जो है तेल है, कहाँ पर पानी है इत्यादि का जब इसमें अध्ययन किया जाता है तो यह सभी सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आ जाता है। मैथ इत्यादि जो सभी सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आ गए और संहिता ज्योतिष के अंतर्गत आ गए। हमें जो दिया गया है, हमें जो बताया कि भाई वैदिक एसेंस ऑफ वैदिक ज्योतिष, ये जो वैदिक ज्योतिष है इसका जो सार, तो वैदिक ज्योतिष का यही सार है कि पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना और वैदिक ज्योतिष और जो फलित ज्योतिष, हमें कुछ भ्रांतियां है कि जब भी जन्मपत्री का नाम सुनते हैं तो मन में एक भाव बन जाता है कि ये फलित ज्योतिष है। नहीं, जन्मपत्री जो निर्माण है, हम जब किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है और उसके बाद जब उस जन्मपत्री का निर्माण करते हैं कि अर्थात किस समय जन्म लिया, किस नक्षत्र में जन्म लिया, उस समय चंद्रमा किस राशि में प्रविष्ट था, मंगल किस राशि में प्रविष्ट था, इत्यादि इत्यादि, तो यह सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद जो है उसको लेकर के व्यक्ति अलग अलग तरीके का जो फल के संबंध में कहता है कि इसके ऊपर ये क्रूर ग्रह चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा हुआ है। यह वैदिक सिद्धांत ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष से वास्तव में ये ज्योतिष है भी नहीं। हाँ, इसमें कुछ जो ऐसे अंश हैं, जैसे रिजियान जी ने कहा है सत्यार्थ प्रकाश में कि यह क्रोधित नहीं होता। सूर्य जो है ताप के अलावा, प्रकाश के अलावा और क्या दे सकता है, वह क्रोध थोड़े करेगा कि जो है कि हमें समाप्त कर देगा इत्यादि। तो वहां पर इसको इस रूप में समझना है। यदि आपको फल के रूप में भी यदि समझना है कि शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको इस रूप में ही समझिए विज्ञान की दृष्टि से कि जैसे कि चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के ऊपर पड़ता है, उसमें ज्वार भाटे आते हैं, इसी तरीके से जब बालक जन्म लिया हुआ रहता है तो वह अपने अपने प्रकृति के अनुसार, कोई वात प्रधान वाला रहता है, कोई पित्त प्रधान वाला रहता है, कोई कफ प्रधान वाला रहता है। और जब वैसा वातावरण होता है तो उस वातावरण में यदि ठंड यदि हो गया तो आप देखते होंगे कि जिस व्यक्ति को जब अर्थराइटिस होता है, यदि तो जब ठंड के समय वह अर्थराइटिस बढ़ जाता है। यदि किसी को पित्त, शरीर में पित्त की अधिकता है तो वह जब गर्मी जब आती है तो उस समय उस तरीके का घबराहट इत्यादि बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इत्यादि बढ़ सकता है और भी अनेक प्रकार की एसिडिटी इत्यादि की वृद्धि हो सकती है। तो ये इस तरीके का, अर्थात हमारा जैसा प्रकृति है एक, दूसरी बात हमने जैसा अपनी गलती के कारण जैसा अपने शरीर के स्वभाव को बना लिया है वात पित्त कफ वाला भोजन इत्यादि के माध्यम से, तो वह जब ऐसा वातावरण आता है तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। परंतु हमें ज्योतिष के लिए हमारे अपने जो हर दिन का जो लाइफ है, क्या इसमें ज्योतिष का उपयोग हो सकता है? क्या उपयोग होता है? हाँ, उपयोग होता है। आप ऋषि दयानंद जी का आप देख लीजिए, जब आप नामकरण संस्कार करते हैं तो नामकरण संस्कार में ऋषि जी ने क्या कहा है संस्कार विधि में? उसमें उन्होंने कहा है कि बालक किस नक्षत्र में जन्म लिया, किस तिथि को जन्म लिया, एक
केवल दिग्दर्शन मात्र है। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि जिस नक्षत्र का में जन्म लिया उस नक्षत्र की आहुति दिया जाए, जिस तिथि में जन्म लिया उस तिथि की आहुति दिया जाए। उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि ओम प्रतिपदे स्वाहा, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उसके जो प्रतिपदा का जो स्वामी है ब्रह्म, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ये उसका देवता है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। ऐसे ही नक्षत्र पर यदि कोई अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है तो ऋषियान जी ने वहां पर एक उदाहरण दिया कि ओम अश्विन्यै स्वाहा, उसके देवता ओम अश्विभ्याम स्वाहा। तो ऐसे करके उन्होंने बताया है कि हमें तिथि नक्षत्र इत्यादि का जानकारी होना चाहिए। कहा कि ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम पितृयज्ञम च सर्वदा, नृ यज्ञम भूत यज्ञम यथाशक्ति न हापये। तो यहां पर जो देव यज्ञ प्रत्येक दिन करने की बात कही गई है, ब्रह्म यज्ञ हर दिन करने की बात कही गई, दैनंदिनी है। और इसमें ऋषियान जी ऋग्वेदाभास भूमिका में लिखते हैं कि प्रत्येक दिन हमें संकल्प पाठ करना चाहिए। उन्होंने संकल्प पाठ का उदाहरण दिया है। तो जब तक हम ज्योतिष को नहीं जानेंगे, कम से कम बृहद ज्योतिष जानने के लिए तब तो फिर एक बहुत ही उस पर परिश्रम करना पड़ेगा। कम से कम जो है ज्योतिष का जो 5 पंचांग जिसको कहते हैं, इसको हम सभी को जानना अत्यंत आवश्यक है। वह जो है तिथि क्या है, वार क्या है, तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, करण हो गया, योग हो गया। और ये सब एक दूरी को ही बताता है कि तिथि अर्थात जिस समय सूर्य और चंद्रमा पास में होते हैं, एक सीध में जब होते हैं, तो उस समय जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा होता तो उसको अमावस्या कहते हैं। और वहां से फिर वह 12 अंश दूर जब चंद्रमा बहुत ही गौतम है, वह अत्यंत तीव्र से चलता है, तो वह जब 12 अंश दूर चला जाता है तो एक तिथि हो जाता है। 24 अंश दूर चला गया तो दूसरी तिथि हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि यह भी एक दूरी मापना ही है, कि दूरी को मापा जाता है। तो हमें तिथि की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वर्तमान समय में जितने भी पंचांग हैं, मैं आप सभी के ऊपर विचार के लिए छोड़ देता हूं कि बताइए, हम सभी नया साल मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं जी? अच्छा, नया साल कब मनाते हैं? चैत्र महीना में मनाते हैं, शुक्ल पक्ष के दिन मनाते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाते हैं। ये आप सभी जानते हैं, परंतु उससे आगे और कुछ जानने का हमने प्रयास किया है। चैत्र माह, आप यदि वर्तमान पंचांग को आप देखते हैं तो वर्तमान पंचांग में 15 दिन तो चैत्र माह चलता है, और 15 दिन के बाद जो है बैसाख शुरू हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, महीना 30 दिन का होता है। तो जब महीना 30 दिन का होता है और हम सभी जब नया संवत्सर, नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाते हैं तो पूरी 30 पर जानी चाहिए। वह 30 पर न जाकर के क्या करते हैं, वर्तमान का जितने भी पंचांग है, केवल एक पंचांग को छोड़ करके, एक जो पंचांग है वह आर्ष पत्रकम जो है, उस पंचांग को छोड़ करके, जिनको जो है आचार्य लोकेश दार्शनिक जी जिस पंचांग का निर्माण किया है, वो जो बताने का प्रयास करते हैं, उसके अलावा जितने भी पूरी दुनिया में पंचांग है सब अवैदिक पंचांग है। और यदि हमें बोलने की आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि सब गलत पंचांग है। एक भी शुद्ध पंचांग नहीं है। जिस अशुद्ध पंचांग के आधार पर हम पर्व का निर्णय करते हैं, आप देख सकते हैं कि 15 दिन के बाद क्यों नहीं, जबकि सिद्धांत ज्योतिष जो ग्रंथ है
जो सूर्य सिद्धांत इत्यादि जो ग्रंथ है वो कहा कि अमंतात आमंतम, अर्थात अमावस्या के बाद वाला जो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है वहां से लेकर के अमावस्या पर्यंत तक जो है 1 मास होता है। तो जब अमावस्या से माने अर्थात प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जब शुरू किए और आप जो है अर्थात वर्तमान का जो पंचांग है वह वर्तमान का पंचांग 15 दिन के बाद जो बैसाख शुरू कर देता है, जबकि हमें शुक्ल पक्ष से शुरू होगा, शुक्ल के बाद कृष्ण पक्ष होगा, न कि कृष्ण पक्ष पीछे चला जाएगा। इसीलिए आप इस पर यदि आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान का पंचांग कैसे अशुद्ध है, केवल एकमात्र आर्ष पत्रकम को छोड़ करके। इस पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे आर्य समाज ने अन्य बहुत सारे कार्य किए, जो भी कुरीतियां समाज में थी उसके लिए उन्होंने उनका प्रतिकार किया और वह समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और अभी भी कर रहा है। इसी तरीके से ऋषिदान जी का जो एक आदेश की ज्योतिष को भी हमें कार्य करना चाहिए, तो हमें इसको भी एक आंदोलन के रूप में करके कार्य करना चाहिए। मैं यही आप सभी से निवेदन करूंगा। ओम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टॉपिक था। आचार्य जी ने काफ़ी he explained it pretty well. So basically we talked about the essence of Vedic Jyotish. He talked about there are two kinds of knowledges, two kinds of Vidya, Pravidya and Apravidya. He explained to us that Jyotish is part of the Apravidya, and he also explained that Jyotish is the Vedang. And what is Vedang? While explaining that, he said that Vedangs are those that literature which helps us to understand the meaning of all the Ved mantras. I hope Acharya ji I am doing justice to what you said. Then Jyotish Shastra includes, this, when he was describing, then he meant it is basically Jyotish is the study of the whole universe. And if we look in the present context, then the fields which he mentioned will relate to Jyotish, also includes my field of study, geology, geography, astronomy, astrophysics, study of all the planets, satellites, galaxies. Then it also includes the mathematics. He specifically said he included algebra, arithmetics, and geometry. These are very important if you want to study the universe. And this is what will help you to understand the nature and the universe. So that is what he also alluded to when we are studying nature with a motive of understanding the universe. That is very much Jyotish. And then he talked about the different kinds of Jyotish. He talked about the Siddhant, Samhita, and the Karan or the Phalit Jyotish. So when he was talking about, so what he said was that the first two, the Siddhant and Samhita, these are the very important. The Phalit or whatever is the results of those Jyotish, they are very much derived from those principles of the Siddhant and the Samhita Jyotish. Then he talked about how Jyotish works. He gave an example of looking at the pole star or the Dhruv Tara and then drawing a line from over your head and taking a 90-degree and drawing a circle around it, which will be the equatorial line. Then he talked about taking the same pole star, going 24 degrees south from that and drawing another line, so which will be the Kranti Chakra, which is the path Earth takes around the sun. So then he talked about the horizon circle. So towards the end, when he was talking about the fallacies or what Jyotish is popularly or is misunderstood to be, that the Janam Patri or the birth chart, he emphasized that this is also based on the Siddhant Jyotish. It looks at the position of the nakshatras at the time of the birth. So that is what it is about.
It has nothing to do with anything else. So it is very much principle based on the basic principles of the Jyotish, astronomy basically. Then he gave an analogy of lunar tides, how it affects your health. So and then as he is also an Ayurveda practitioner, so he talked about the Vat, Pitta, and Kapha. So he said that you can also be affected by the kind of changes in the season because of the motion of the earth or position of the celestial body, which include both sun and the moon, which are the closest celestial body to the earth. Then he quoted Maharishi Dayanand from Satyat Prakash that how we can use the Jyotish in our daily life. So he talked about giving the Ahuti of the nakshatra in which the child was born. Then towards the end, he said that if you take nothing from this talk, at least remember the Panchang, which is basically the calendar in the Western. Be limited to the calendar in the Western equivalence, but it is more than that. And he said that as we celebrate the new year in the Chaitra Shukla Pratipad, so that is, then he alluded to the, which is as per him the right Panchang. Correct me, Acharyaji, if I'm wrong. He said that Arsh Pratikam is the most correct and the Vedic Panchang of today. Arsh Patrakam is the right Panchang, which is the Vedic Panchang. बहुत धन्यवाद Acharya ji. Once again, thank you so much for joining with us today. Thank you. Sanjay ji and Acharya ji, even though we are at the time that was allocated for the question and answer, I'll read through a couple of questions, and what I will request to Acharya ji is we will try to answer one of the questions right in this call, Acharya ji, and other question I can get you in an email. If you will write the answers to that, we will be happy to publish to in the Navratri Times, or we can send an email to all our participants of this Sammelan. So Acharya ji, one question that there is that, which means Rajesh ji का प्रश्न था कि जो वैदिक ज्योतिष है, is it more aligned to astronomy and not astrology? Is that a correct statement, Acharya ji? जी, एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो फलित जो करके कर देते हैं, परंतु यह है कि मैंने इसीलिए बताया ना कि वर्तमान समय में 3 भाग में बांट देते हैं ज्योतिष को। तो अन्य लोग जितने भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी आदि में जो पढ़ाया जाता है, तो इसी 3 भाग में पढ़ाया जाता है। उसका नाम जो है एस्ट्रोलॉजी नहीं दिया गया हुआ है, वैसे सिद्धांत ज्योतिष, तंत्र ज्योतिष और करण ज्योतिष ऐसे करके मतलब बताया जाता है। तो उसमें एस्ट्रोलॉजी को भी ले लेते हैं, पर तो एस्ट्रोलॉजी ये एक तो वैदिक ज्योतिष है ही नहीं, कुछ वेदांग ज्योतिष है। वेदांग है, वेद का अंग है ज्योतिष, उसी को हम वैदिक ज्योतिष कह देते हैं। तो वह यही वास्तविक ज्योतिष है और इसी पर हमें कार्य करना चाहिए। आचार्य जी, एक और प्रश्न है कि अमेरिका में रहते हुए एस्ट्रोनॉमी वाले ज्योतिष पर, जो वैदिक ज्योतिष है, उसके लिए कोई पुस्तकें अवेलेबल हैं यदि कोई रेफर करना चाहे तो? हाँ है, सूर्य सिद्धांत है जी, सूर्य सिद्धांत हो गया, सिद्धांत तत्व विवेक है, सिद्धांत शिरोमणि है। 3 जो है मुख्य पुस्तक है सिद्धांत ज्योतिष का, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत तत्व विवेक और सिद्धांत शिरोमणि। जी, और आचार्य एक और प्रश्न अंत में था कि ज्योतिष विद्या ऐसी कोई है जिसमें कि नक्षत्र का जीवन के ऊपर जो प्रभाव और जो प्रिडिक्शंस हम करते हैं, या क्या ऐसी ज्योतिष विद्या सत्य है या नहीं? ये इसमें ऐसा है कि पहले ही मैंने बता दिया था कि ये एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है जी, और वो उस तरीके का, क्योंकि इस पर मैंने आपको उदाहरण दिया। देखिए, नक्षत्र तो बहुत दूर पे है, शनि ग्रह बहुत दूर है, उसका प्रकाश कितना आता होगा और कितना प्रभाव पड़ता होगा, तो ये विचारणीय विषय है। परंतु इतना समझिएगा कि ये उसमें कुछ तो ऐसी चीज है कि जो सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आ जाता है, परंतु कुछ ऐसे चीज है कि जो कि फलित ही है, जो कि वह विपरीत है। यदि आप इसको पढ़ेंगे, हमारे गुरुजी हैं ज्योतिष के प्रकांड विद्वान
उनका नाम है स्वामी ब्रह्मानंद जी, वेदव्रत मीमांसक जी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने फलित और गणित, जैसे मैंने फलित गणित दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब जानते हैं, ऐसे हमारे गुरु जी जानते हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फलित पर व्याख्या की है। उसको आपको पढ़िए, समझ में आ जाए कि कहाँ पर गलती है। और आचार्य लोकेश दार्शनिक जी भी 35 वर्ष तक फलित ज्योतिष का ये करते रहे, प्रिडिक्ट करते रहे, परंतु अंतिम में वो उन्होंने जो पुस्तक जो पढ़ाते हैं, वो उन्होंने कहा कि ये सब गलत चीज है, ठीक नहीं है, वेद के विपरीत है। आचार्य जी, तो मैं क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके मैं आपके पास भेजूंगा और आपके उत्तरों को हम लोग फिर सबको प्रसारित कर देंगे। आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत जी, धन्यवाद। ठीक है। Um,